को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं, जिन्हें साक्षात्कार का बड़ा जबरदस्त अनुभव है, जो पहले समाज कल्याण अधिकारी भी रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बने और वर्तमान में आमेर एसडीएम के रूप में कार्यरत है। हम सबका बड़ा जबरदस्त मार्गदर्शन करने वाले हैं। एक बार जबरदस्त तालियों के माध्यम से बगरन जी का स्वागत और अभिनंदन। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मुझे लगता है कि तीनों ही हमारे बड़े भाई की भूमिका में मंच में विराजमान साथियों ने बहुत कुछ कह दिया। ये इनका प्यार प्रेम है कि ये मेरे लिए छोटे भाई के रूप में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते रहते हैं। एक घंटे का टाइम है, मुझे क्या 1:30 बजे पहुंचना है वापस। फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कौन कौन लोग दे रहे हैं? फर्स्ट टाइम एक बार या 2 बार किसी ने दिया हो इंटरव्यू पहले? कुछ लोगों ने तो दिया। हमारे वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें किस किस ने दिया? जो लास्ट वाला ही था, उससे बाद में थोड़ी हुआ कोई एग्जाम। 16 वाली जो वैकेंसी थी उसमें किस किस ने दिया है? 1-2 लोगों ने दिया है। पहले से जॉब में कितने लोग हैं? लगभग सभी जॉब में हैं। तो इंटरव्यू में हम कोई बहुत एक्सपर्ट पैनल के रूप में नहीं है, न कोई हमारा बहुत ज़्यादा अनुभव है। इंटरव्यू लेने का भी कोई अनुभव नहीं है, देने का जरूर अनुभव 3-3, 4-4 बार हो गया होगा। मुझे लगता है सभी का हो गया। धीर सिंह जी और पवन जी भाई साहब का मुझे लगता है 1-2 अटेम्प्ट और ज़्यादा हो गए होंगे। हम उस आधार पे बताना चाहेंगे जो हमने फेस किया और जिसे हमें लाभ मिला, क्योंकि जिसने प्रयोग करके देख लिया सबसे अच्छा वही बता सकता उस चीज़ को, जिसने उस चीज़ को जिया है। पहली चीज़ तो अपने को इंटरव्यू के बारे में बहुत ज़्यादा हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार अपन इंटरव्यू का ऐसा मान लेते हैं कि पता नहीं कौन सी ऐसा कोई रॉकेट साइंस है जिसको टू द पॉइंट अपने को देखना है और कोई लॉन्चिंग पैड से छोड़ना है। ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। वो इंटरव्यू एक तरीके से यदि देखा जाए तो 2 अनजान व्यक्तियों के जो ग्रुप है उसके बीच की वार्ता है। आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता। वो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनके माध्यम से आपको जानना चाहता है। आपका इंटरेस्ट क्या है उसको जानना चाहता है, आपकी हॉबी क्या है उसको जानना चाहते हैं, आप किस बैकग्राउंड से निकल के आए हैं और क्यों आना चाहते हैं उस सर्विस के अंदर। उन चीज़ों को एक जानने का माध्यम है। कई बार अपन ये सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं नॉलेज टेस्ट है, तो नॉलेज टेस्ट तो पहले से हो चुका है। इंटरव्यू में ऐसा भी सुना होगा कि मैंने अमुक क्वेश्चन पूछे गए, मैंने अमुक जवाब दिए और बहुत अच्छा गया। तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, अच्छा जवाब भी दे दिया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अपना इंटरव्यू अच्छा गया है। क्वेश्चन आंसर की बहुत ज़्यादा अपन ने आंसर देने का भी कतई ये अर्थ नहीं लिया जाता इंटरव्यू में कि अपन ने अच्छा इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू कुल मिला के 2 व्यक्तियों की बातचीत करने में व्यक्ति कैसा है, वो बातचीत करने में ईमानदार है या नहीं है, व्यक्ति सहजता से बात करता है या नहीं करता है, व्यक्ति ईमानदारी के साथ साथ आत्मविश्वास से है या नहीं है, व्यक्ति जो कह रहा है उसमें और उसके बॉडी की जो लैंग्वेज है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। आप कोई बात कह रहे हैं, आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स भी वैसा होना चाहिए, वरना साफ साफ झलक जाता है। आप अपने साथियों के साथ कभी मॉक इंटरव्यू लेके देखिए, बिल्कुल दिख जाएगा आपको कि ये व्यक्ति जो कहना चाह रहा है उसका जो बॉडी की भी अपनी एक भाषा होती है, तो बॉडी वैसा रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो मतलब व्यक्ति गलत बता रहा है। वो कोई गलत व्यक्ति का कॉन्फिडेंस नेगेटिव मोड में होता है। तो इंटरव्यू कुल मिला के ऐसा लगना चाहिए कि 2 व्यक्तियों की अनजान वार्ता में हम अपने आप को एक सामान्य मानव की तरह पेश कर रहे हैं। अपने को वहाँ पे बहुत महामानव भी बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्ञानी बनने की भी आवश्यकता नहीं है। अपन जो हैं वो पेश हो जाए उनके सामने। अपन एक साधारण मानव वहाँ दिखने चाहिए कि सामान्य बातचीत करने में सही है, अभी तक का इसका बैकग्राउंड सही है, बच्चों के साथ अच्छी बातचीत करेंगे, अच्छे टीचर के रूप में ये लोगों के सामने पेश आएंगे। जब भी कभी सरकार की बात होगी, सरकार की तरफ से कभी पैरवी की बात होगी, तो हर चीज़ पे एक सामान्य इंसान की तरफ से ये पेश होंगे। तो इंटरव्यू कुल मिला के आपके व्यक्तित्व को देखने का नज़रिया मात्र है। बहुत ज़्यादा नॉलेज की तरफ अपने को ऐसा नहीं है कि वापस जो अपन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तरह देते हैं तो पूरी किताबें ढूंढना शुरू कर दी। सब्जेक्टिव जो रिटन एग्ज़ाम होते हैं उसकी तरह अपन ने सब्जेक्ट को वापस ग्रैब करने की कोशिश करने लग गए, तो अपन न तो इंटरव्यू की तरफ जा पाते हैं।
दूसरा मेरा अनुभव लगभग 3 आरएस के इंटरव्यू दिए, एक कॉलेज का दे दिया, तो 4 कॉलेज के इंटरव्यू दिए। तो मेरा ये भी मानना है कि इंटरव्यू को आप बिल्कुल भी ये सोचें मत कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है इतना सोचना, क्योंकि जिस चीज़ को अपन ने 5 साल, 3 साल, 10 साल से सोच रहे हैं और उसके जब प्रेजेंटेशन का लास्ट मौका होता है, तो एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है कि उसके प्रेशर आता है। और जहाँ परफॉर्मेंस प्रेशर होता है तो वहाँ व्यक्ति थोड़ा अधीर भी हो जाता है और जो उसको आता है उसको भूल जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपने को क्या करना चाहिए कि अपने को एक मिरर प्रैक्टिस बोलते हैं, तो मिरर प्रैक्टिस पहले से ही करना शुरू कर दो और ग्रुप डिस्कशन करना शुरू कर दो। आपके 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, तो किसी मुद्दे विशेष पे आपने पहले से प्रैक्टिस की है, आपने पहले से डिस्कशन किया है, तो एग्जाम हॉल जैसी परिस्थितियों को आप पहले फेस कर चुके हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा नयापन लगेगा नहीं। वरना पैनल के सामने जाते हैं तो चूंकि इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा माहौल मार्केट में रहता है और उसी माहौल में अपन वहाँ चले जाते हैं, तो कई साथियों को हम ऐसे देखते थे तो पसीने पसीने तर होके आता था जब इंटरव्यू दे के आता, जबकि इंटरव्यू बोर्ड अपन जो कोचिंग में मॉक इंटरव्यू देते हैं उससे कई ज़्यादा सहूलियत होता है, कई गुना। बहुत इजी वे में वो लोग बातचीत करते हैं, इजी वे में क्वेश्चन आंसर फॉर्मिंग होती है, लेकिन अपन अपने आप को ही खुद अधीर कर लेते हैं, अपने आप को ही निराशावादी वहाँ पे कर लेते हैं। इंटरव्यू चूँकि अपने को दायरा फिक्स नहीं है, उसका एरिया फिक्स नहीं है, रिटर्न एग्जाम का फिक्स होता है कि अमुक सब्जेक्ट से ये पूछे जाएंगे, इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरव्यू का कोई दायरा नहीं, कहीं से भी पूछा जा सकता है और कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर भी अपन एक जनरल टेंडेंसी के आधार पर इसको कुछ चीज़ों में देख सकते हैं। देव सिंह जी सर ने बता दिया होगा। वैसे जहाँ तक अब तक का अनुभव रहा है कि फर्स्ट हमेशा इंटरव्यू बोर्ड ये चाहता है कि आप और इंटरव्यू बोर्ड एक सहज हो जाए, इसलिए सबसे पहले आपसे बायोडाटा संबंधी चीज़ें पूछी जाती हैं। इंटरव्यू की शुरुआत आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ शुरू होती है, 10th के बारे में, 12th के बारे में, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन से हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका स्पेशलाइजेशन क्या है। फर्स्ट 4 या 5 क्वेश्चन, मेरा तो अनुभव रहा है लगभग यही क्वेश्चन पूछते हैं, 5-6 क्वेश्चन आपके। तब तक अपन भी थोड़े सहज हो जाते हैं, वो भी अपने प्रति सहज हो जाते हैं। वो तो सहज रहते ही हैं, उनका मकसद अपने को सहज करना होता है कि हर जो भी बच्चा कंपटीशन में आया तो उसको एक डर है मन में कहीं ना कहीं, तो वो सहजता अपनी दिखनी चाहिए बैठते ही। कई लोग घबरा जाते हैं, पसीने से आ जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ कोई अंदर मारपीट तो होगी नहीं, वो भी साधारण लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, बातचीत करना वो पसंद करेंगे आपके साथ, अच्छी तरीके से अपनी बातचीत होनी चाहिए। जब भी एंटर हों तो आपका जो साधारण तरीका है जो आपका है, ऐसा नहीं है कि कोई आपने किसी दूसरे का बहुत अच्छा लगा कि उसकी तरह चाल देखते हैं, तो न तो आप वाली चाल चल पा रहे हो न उस वाली चल पा रहे हो, तो अलग ही चाल हो जाएगी वहाँ पे। आपको तो नहीं लगेगा, आपके अनुसार तो आप प्रैक्टिस करके गए हो वो चाल, लेकिन उनको लगेगा कि ये आया क्या है ऐसा। गेट भी आराम से बंद करना, ऐसा नहीं है कि भाई तोड़ने के नज़रिए से आए हो आपके, आज तो गेट तोड़ के ही जाना है मुझे। तो बिल्कुल सहज तरीके से प्रवेश करना है। सभी को साधारण जो भी आपका अभिवादन का तरीका है उसके माध्यम से आप अभिवादन करिए। कोई परफेक्ट अभिवादन का तरीका फिक्स नहीं है, आप जो काम में लेते हो क्षेत्र के अनुसार, परिवेश के अनुसार, जैसा आपका बैकग्राउंड रहा है उसके अनुसार आप उनको नमस्कार कर लीजिए। कोई सेट प्रोफाइल नहीं है कि आप गुड मॉर्निंग ही बोलें, गुड आफ्टरनून ही बोले, सुप्रभात ही बोले, लेकिन जो भी हो तो एक शिष्टाचार से शब्द होना चाहिए। कई बार होता है कि पूरे इंटरव्यू पैनल को आप एक साथ नमस्कार कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं। फीमेल्स होती है तो थोड़ा सा अपना रहता है कि फीमेल्स को अपन प्रायोरिटी करते हैं, उस नाते आप उनको भी नमस्कार करिए। तो सारे बोर्ड की तरफ आप अभिवादन करके गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गुड आफ्टरनून नहीं होता है लगभग उसमें। एक कभी भी ये नहीं सोचे, जैसे अभी धीर सिंह जी ने बताया कि उसका बोर्ड है, उसका बोर्ड है, उससे अपने को ये तो पता लग जाता है कि उनका स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है, तो वहाँ पूछने का गुंजाइश होती है उस आदमी की। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ तो इस बात की संभावना है कि मैं कॉमर्स और साइंस से नहीं पूछूंगा मैं, तो कम से कम अपन वो दायरा पहचान सकते हैं कि इनका स्पेशलाइजेशन इधर है, तो तुक्के वगैरह देने से बचें। तुक्के ऑब्जेक्टिव में तो चल जाते हैं, इंटरव्यू में तुक्के नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तुक्के का मतलब नेगेटिव, वहाँ पे जो भी तुक्का है उसका नेगेटिव है सारा का सारा। तो इसलिए जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप बैठते हैं तो बिल्कुल सहज तरीके से बैठें टेबल पे। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पसर के बैठ गए कि भाई राशन लेके आए और वहाँ पे पसर के बैठ गए, बिल्कुल। तो सहज तरीके से बैठें, जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे व्यक्ति से कि कैसा बैठना चाहिए।
इंटरव्यू में सब कुछ वो सोच लो जो आप दूसरे से एक्सपेक्ट करते हो, कि दूसरा आपके पास कैसे आ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे नमस्कार कर रहा है, क्योंकि अपना व्यक्ति तो गेट की एंट्री होने के साथ ही दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद में आपका जो भी 10th 12th है एजुकेशन बैकग्राउंड है उसका डिस्कशन हो जाता है। अब ये इंटरव्यू बोर्ड पे निर्भर करेगा कि वो किधर ले जाना चाहता है। जो अभ्यर्थी बहुत होशियार होता है तो वो तो हर क्वेश्चन के बाद में कोई ना कोई ऐसा इनपुट ले जाके छोड़ता है कि ताकि इंटरव्यू बोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वहां से शुरू करे। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड अपने लिए मुख्य रूप से 4-5 क्षेत्र हैं वहां से शुरू करता है। जैसे पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ चीज़ें हो सकते हैं, वैसे बुकलेट में बताई दिया होगा कि आपके व्यक्तित्व के अच्छे पक्ष कौन से हैं और नेगेटिव पक्ष कौन से हैं। नेगेटिव पक्ष आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव पक्ष कौन से हैं तो आप तो कहोगे कि नहीं सर मेरे तो कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो मतलब गलत है आंसर। परफेक्ट तो पैदा ही नहीं है कोई, लेकिन नेगेटिव चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लाइफ के खिलाफ नहीं हो। जैसे आप ये बता दो कि मेरे तो कोई नेगेटिव ही नहीं है, तो अपने को बताना चाहिए। कुछ चीज़ें बता सकते हैं आप कि सर मैं टाइम मैनेजमेंट वैसे अच्छा रखता हूँ, पर आजकल मेरा टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है जैसा मेरा पहले होता था, क्योंकि मैं आजकल इंटरव्यू के कारण मुझे कुछ एजुकेशन के अलावा, मेरी रूटीन लाइफ के अलावा मुझे थोड़ा सा यहाँ पे भी देना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ आप इस तरीके से कह सकते हो, कई चीज़ें हैं कहने के तरीके से कि सर मैं आजकल मेरा जो डाइट प्लान है उसको प्रॉपर नहीं रख पा रहे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मेरी पढ़ाई के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, तो मेरा डाइट प्लान खराब हो जाता है। तो हमें दुर्बल पक्ष में वो चीज़ें लानी हैं जो अपने कैरेक्टर के हिस्से नहीं हो। अपनी आदत संबंधी तो हो सकते हैं लेकिन अपने कैरेक्टर संबंधित नहीं हो सकते, क्योंकि जो दुर्बल पक्ष कैरेक्टर संबंधित हैं तो वो लाइफ टाइम अपने साथ चलने की गुंजाइश रहते हैं, लेकिन आदतों में बदलाव हो सकता है, कुछ समय में प्रैक्टिस करके अपन दूर कर सकते हैं। तो दुर्बल पक्ष वो ही बताने हैं जो अपने लिए बहुत ज़्यादा घातक नहीं हो। सबल पक्ष भी ऐसे नहीं बताने कि कहीं अपन महामानव कोई बहुत बड़े राष्ट्रपिता से बर्थडे बताने लगे कि मैं पूर्ण रूप से ईमानदार हूँ, मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, तो ऐसे भी नहीं बताना कि मैं प्लानिंग अच्छी करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मेरा काम भी करता हूँ। मैं टाइम का बहुत पंक्चुअल हूँ, सुबह शाम मेरे जो भी रूटीन है उनके मैं मेरा जो डिसाइड है उसके अनुसार कर लेता हूँ। सामान्य सामान्य चीज़ें 10-12 जो अपने गुण होते हैं उनको आप देख लीजिए। ये ट्रेट थ्योरी पढ़ाते हैं, कौन से सील गुण के सिद्धांत क्या पढ़ाते हैं, आइजेंग किसके हैं, आइजेंग के। तो सील गुण जो अपने होते हैं तो ट्रेट थ्योरी के अंदर वो देख सकते हैं जो अलग अलग गुण हैं, उसमें से आपको जो अच्छा लगता है, आपसे मिलता जुलता है, वो देख सकते हो। आप कह सकते हो कि मैं मेहनती हूँ, तो मेहनती हो तब तक तो आए हो तो माना जाएगा कि अच्छा पक्ष है आपका। पंक्चुअल हो आप, वो भी मान लिया जाएगा। आप मान लो शरीर से बहुत फिट हो तो आप कह सकते हो कि मैं हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ, लेकिन मेरा जैसा कोई मोटा हाथी 100 किलो का वो कह दे सर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो झूठा लगेगा। वो धीर सिंह जी कह दें तो थोड़ा जमेगा, यदि गणपत जी कह देंगे कि हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो तो मान लिया जाएगा कि बिल्कुल कॉन्शियस है। तो चीज़ें जो अपनी बॉडी गवाही देती है वो तो मान लिया जाता है। मैं कहूँ कि मैं खाने को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत हूँ तो नहीं माना जाएगा, भले ही पवन जी और गणपत जी बिल्कुल लापरवाह खाने के, लेकिन फिर भी मान लिया जाएगा क्योंकि पर्सनैलिटी टच हो रही है। तो कुछ चीज़ें हैं वो मान ली जाएंगी। तो अपने पर्सनैलिटी से संबंधित कुछ जो सबल पक्ष हैं, दुर्बल पक्ष हैं, 2-2 4-4 चीज़ें तैयार कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले से तैयार हैं तो वो तैयार होनी चाहिए आपकी। जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ तो ये पहले से डिसाइडेड है, तो इस पर आपको मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है, केवल आपको सही ढंग से बताना है। वो पूछेंगे आपके बारे में कुछ बताइए, तो इसका मतलब अब तक की यात्रा आपने की उसके बारे में कुछ बताना है कि सर मैंने 10th 12th ग्रेजुएशन यहाँ से की, मैंने ये जॉब की और वर्तमान में मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ मेरी ये हॉबी भी है। 3 चीज़ 4 चीज़ के माध्यम से वो जानना चाहता है कि अब तक आपने किया क्या है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड कैसे जाने कि आपसे पूछे किस तरह के क्वेश्चन। वो जब तक आपकी लाइफ के बारे में पता नहीं चलेगा, वो कोई ये तो है नहीं कि भाई जादू आती है उनको। साइकोलॉजी के कोई टीचर हो तो फिर भी थोड़ा अनुमान लगा लेंगे भाई ऐसा बच्चे हैं, लेकिन उनको पता कैसे लगेगा जब तक आपसे पूछेंगे नहीं, जब तक आप बताओगे नहीं। लेकिन उसमें भी वो चीज़ें बताओ कि इंटरव्यू बोर्ड उधर चला जाए। जैसे मान लो आपने बताते बताते किसी एनजीओ में भी काम कर रहे हो आप, तो एक एनजीओ का भी हवाला दे सकते हो कहीं काम कर रहे हो, लेकिन एनजीओ का नाम तो ले लिया और आपको नाम के अलावा उसका कोई काम का पता नहीं है तो आप फंस जाओगे आप।
तो उड़ता तीर तो अपनी तरफ लाना ही नहीं है, उतना ही बोलना है जितना वो पूछा जाए। ज़्यादा बोलना तो हमेशा से नुकसान रहा है। तो पर्सनैलिटी संबंधित कुछ क्वेश्चन तैयार होने चाहिए। आपके अच्छे पक्ष कौन से हैं, आपके दुर्बल पक्ष कौन से हैं, अच्छे पक्ष के कौन कौन से कारक हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, दुर्बल पक्ष से आपको किस प्रकार से नुकसान होता है और आपके लिए उसको दूर करने की क्या प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। हॉबी बेस कुछ चीज़ें हो सकती हैं। हॉबी से पता लगता है कि आपका इंटरेस्ट किस दायरे में है। एक तो क्या है कि मजबूरी में पढ़ रहे हो कि भाई अपने को तो जॉब लगना ही है, इसके अलावा शादी समारोह का कोई माध्यम नहीं बन पाता। पवन जी की कल परसों ही पोस्ट थी, शादी के संदर्भ में थी एक। तो नौकरी ज़्यादातर तो अपन इसलिए लगते हैं कि परिवार में मजबूरी है, शादी इसी से हो रही है, आजीविका का इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। लेकिन वो आपसे पूछना चाहेगा कि आप क्यों बनना चाह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरा बचपन से 7 महीने का था तभी से सपना हो गया था और मैं ऐसा करने लग गया, ऐसा भी नहीं बताना है। जो प्योरिटी है उसके साथ पेश करो आप। उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी उन्हीं परिवारों से निकले हैं, सब पता है उनको भी कि क्यों बनना चाहते हैं, इंटेंशन क्लियर है। वो तो उनको पता है, वो भी 30-30 साल अलग अलग सेवाएं करके गए हैं, तो चेहरे बैठते ही पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति कैसा है। तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि यही आंसर होगा इसका, फिक्स कोई शब्द नहीं है कि इसके अलावा नहीं बोलना। तो सब अपने अपने अनुसार तैयार कर लो, पर ईमानदारी से होना चाहिए वो जो भी होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आपने ये आंसर दिया तो बेस्ट माना जाएगा, ये बेस्ट माना जाएगा। ये केवल चीज़ें एक खोलने का माध्यम है आपको कि कैसे इंटरव्यू बोर्ड आपसे कनेक्ट हो जाए, सारी चीज़ें जानने का माध्यम है। यदि पूरे इंटरव्यू में आपकी 4-5 चीज़ें सेलेक्ट हो गई तो इसका मतलब इंटरव्यू परफेक्ट है। ईमानदारी, दूसरा आपका आत्मविश्वास, तीसरी आपकी सहजता और चौथा आपकी जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, जो एनालिसिस चीज़ें हैं, उस पर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। 4 चीज़ें काम आ गई, भले आप 50 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन के भी जवाब दे के आए तो इंटरव्यू अच्छा है आपका। 50 के 50 हड़बड़ाहट के साथ दिया है जवाब तो भी इंटरव्यू अच्छा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट के तो क्वेश्चन पूछने का एक जरिया है जानने का। बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है अपने को कि भाई मैंने बाबर का जन्म कब हुआ और कौन सी पीढ़ी में क्या क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि ये चीज़ें तो कर ही आया है पहले ही, लेकिन वो देखना चाहता है कि उस समय बताते समय कितने अधीर हो रहे हो, कितने आत्मविश्वास है। एक बहुत अच्छा श्रोता बनने की आवश्यकता है वहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाए। आपको बाबर का नाम लिया नहीं, बाबर का जन्म, उससे पहले तो आप पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू हो गए, तो ये माना जाता है कि अच्छा श्रोता नहीं है तो वो अच्छा सीखने वाला तो हो ही नहीं सकता। वक्ता तो बात की बात है, तो अच्छा लिसनर होना ज़रूरी है। हॉबी आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि अपन ज़्यादातर रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। हमारी भी हॉबी थी नहीं, तो बहुत बड़ा परेशान करता था जब भी इंटरव्यू आता था। तो मुझे लगता नहीं आप में से भी ज़्यादातर की होगी तो ज़्यादातर ने अभी हाल ही के दिनों में बनाई होगी। है किसी की हॉबी? कुछ कुछ लोगों की है, लेकिन हॉबी चूँकि अपने को इस बात का अंदेशा रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना रहती है। सिविल सर्विसेज में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। एपी के एग्जाम में हो सकता है कि इसको छोड़ भी दिया जाए, इंटरव्यू पैनल पे निर्भर करता है कौन किधर जाता है। लिखवाते भी हैं वहाँ पे, जब जिस दिन आप सुबह पहले अपने कागज़ चेक होते हैं वहाँ पे जो भी पारी होती है, उस समय लिखवाएंगे। उस समय चाहे अभी तो डीएफ भरवाया होगा, तब तो लिया नहीं होगा हॉबी। डैप भरवाते हैं ना? नहीं भरवाए, ऑन स्पॉट भरवाएंगे, भरवा दिए ना। डैप में तो पूछा नहीं गया होगा आपसे हॉबी के बारे में, लेकिन जब जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन मॉर्निंग में वहाँ पे जब फॉर्म भरा जाएगा उसमें पूछा जाएगा आपसे हॉबी क्या है। उसी में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे, भरे जाते हैं उसके अंदर। तो हॉबी के लिए आप पहले से तैयार रहना। हॉबी एक ऐसा दायरा है चूँकि अपने को पहले से पता है, पहले से अपनी प्लानिंग है, पहले से अपन तैयार हैं, अच्छे से अपना इस पे पकड़ है। तो ये ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो बहुत अच्छा अपना तैयार हो। हॉबी कई बार ऐसी कर लेते हैं जिसकी अपन पालना करते नहीं। हॉबी वो चीज़ है जो अपनी डेली रूटीन लाइफ में अपनी थकान भरी लाइफ से अपने को एंजॉय देती हो, क्योंकि व्यक्ति के लाइफ में कोई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो डेली कहीं ना कहीं उसमें जोश रखें, जो उसकी कहीं ना कहीं उदासीन लाइफ से उसको दूर कर दे, ताकि उसकी सेवा के प्रति उसका आकर्षण बना रहे।
जैसे धीर सिंह जी को देखते हैं आजकल दाढ़ी मूछें नई मुद्रा में हैं, तो कुछ ना कुछ हॉबी चेंज हुई है इनकी। 10-12 साल तो मुझे हो गए गणपत जी, क्योंकि धीर जी का जो चेहरे में बदलाव हुआ है मतलब हॉबी में बदलाव हुआ कुछ ना कुछ, कटिंग चेंज हुई है, सेविंग चेंज हुई है, तो मतलब कुछ ना कुछ आदत में, व्यवहार में, हॉबी में बदलाव जरूर हुआ है। तो अपनी हॉबी हो तो बहुत अच्छी पकड़ की होनी चाहिए। कई लोग बता देंगे खेती करना मेरी हॉबी है, तो खेती हॉबी नहीं हो सकती, वो तो एक प्रोफेशन है अपने लिए। इंडस्ट्री हो सकती है, एग्रीकल्चर हो सकता है, तो वो तो अपनी आजीविका का माध्यम है। कोई कहे कि नौकरी करना मेरी हॉबी है, तो वो तो आजीविका है, प्रोफेशन है अपने लिए। तो ऐसी होनी चाहिए जो आप कर सकते हो, लेकिन उसकी अच्छी पकड़ होना चाहिए, उसका इतिहास का पता होना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या योगदान देती है। तो हॉबी के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही है कि मुझे थकान भरी जो लाइफ है उससे दूर करती है और मुझे मोटिवेट रखती है, हेल्थ की दृष्टि से भी, मेंटली दृष्टि से भी अपने आप को हैप्पीनेस रखता हूँ। तो 3-4 चीज़ें होगी। पहला, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी कवर होनी चाहिए, सबल पक्ष दुर्बल पक्ष, उससे अच्छाइयाँ कैसे करोगे। तीसरा, हॉबी का केस बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। अब इस पे कि भाई आपकी हॉबी पे क्या आंसर होना चाहिए, इस पे भी आप लोग आपस में बैठ के चर्चा करोगे, 5 बार 7 बार चर्चा करोगे, उसके बाद में एक नए फोरम में उसका आंसर निकल के आ जाएगा। फर्स्ट टाइम मैं बता दूंगा, धीर जी बता देंगे, पवन जी बता देंगे, गणपत जी बता देंगे, तो ज़रूरी नहीं है वो आपकी हॉबी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही सेट ऑफ लॉ की तरह कोई आंसर हो जाए, क्योंकि इंटरव्यू का कोई सेट ऑफ प्रिंसिपल नहीं है कि इसी के बेस पे आंसर होना चाहिए। हर व्यक्ति का अलग अलग जाएगा। आपको पूछ ले कि अशोक की धम्म नीति क्या मौर्य काल के विनाश के लिए उत्तरदायी थी, तो हर व्यक्ति का आंसर अलग अलग होगा, भले ही हम आपको एक पेज लिख के दे दें। क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर में अंतर आएगा, प्रेजेंटेशन का फर्क आएगा, शब्दों को फर्स्ट में, मिड में, आफ्टर में रखने का भी बहुत अंतर आएगा। किस तरीके से आप पेश कर रहे हो, बहुत कुछ चेंज आता है उसके अंदर, और वो ही असली परीक्षण होता है वहाँ पे। फिर आते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन में यस नो में जवाब होता है अपना, कोई बहुत ज़्यादा अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। पूछ लिया कि भाई बाबर का पहला आक्रमण कब हुआ, नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी सर मैं डेट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ के अंदर। तुक्के में ऊपर छत की तरफ देखने लग गए, कोई प्रसाद बोलने लग गए कि कैसे भी एक बार तू याद आ जा, आज बस मेरा कल्याण हो जाए, तो वो सोचने लग गए, तो दूसरा पर्सन भी पूछ चुके होंगे तब तक। वहाँ बहुत ज़्यादा देवी देवताओं पे आश्रित रहने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या एक स्वामी कर देंगे आज कैसे भी सारे क्वेश्चन मेरे याद आ जा, नहीं आएंगे। केवल उस समय आपको यदि आत्मविश्वास मिलता है, यदि प्रसाद स्वामी बोलने से, तो बोल लो मन के अंदर ईश्वर। मैं जो मानता हूँ, धीर जी तो आजकल कह रहे हैं कि मंदिर में कुछ चढ़ावा उढ़ावा करते नहीं है, थोड़े तार्किक हो गए। हम पहले तार्किक थे, अब थोड़े आध्यात्मिक हो गए, हम चढ़ावा शुरू करने लग गए अब धीरे धीरे। तो ये तो समय की बातें हैं। अब ये पता नहीं क्यों चढ़ावा बंद कर दिया इन्होंने। आदमी थोड़ा भारी हो जाता है तो ईश्वर के अस्तित्व को चैलेंज करता ही है, तो लेकिन हम उतनी सक्षम नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व को चैलेंज कर दें। सेविंग वगैरह में खर्चा बढ़ गया तो ईश्वर के चढ़ावा बंद कर दिया। तो मानव तो स्वार्थी रहा ही है शुरू से। नैतिकता का पहला सिद्धांत स्वार्थ से शुरू होता है। तो इतना भी तार्किक नहीं बनना कि आपको वहां पे कि भाई यदि ईश्वर को याद करने से इंटरव्यू में आपको मजबूती मिलती है तो याद कर लेना, कहीं मौन धारण करके बैठ जाओ वहां पे, वो पूछता रहे आप जवाब ही नहीं दो, ऐसा भी नहीं करना वहां पे। बस मजबूती मिलती रहे। ईश्वर अपने को मानसिक रूप से मजबूती देता है, आत्मविश्वास देता है, तो याद कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड को ऐसे लगे कि ये तो कोई प्रार्थना की मुद्रा में चला गया और 2-4 मिनट में वो कहेंगे भाई जाओ बाहर प्रार्थना कर लो आराम से, आपको फ्री कर रहे हैं थोड़ी जल्दी। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पे यस नो, नो आंसर भी कई जगह बहुत बेस्ट आंसर होता है। निर्णय न लेना भी कई बार बहुत अच्छा निर्णय होता है। तो इसलिए अपने को तुक्के नहीं देने। फिर भी आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड आपको कुछ कुछ याद आ रहा है, तो इंटरव्यू बोर्ड से आप परमिशन ले सकते हो कि सर आपकी परमिशन हो तो मेरे को कुछ इससे संबंधित आइडिया है, कुछ अनुमान में लगा सकता हूँ, परमिशन देते हैं तो बता दीजिए। गलत पे वो जरूर कहेंगे राइट, यू आर राइट, और आप फिर सोचोगे कि इस बार तो मैंने लट गाड़ दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। फिर वो आपको नई दिशा में लेके चले जाएंगे और अपन अति उत्साह में आ जाते हैं। इंडियंस की जो अपनी क्लाइमेट है उसकी कमी है
कि अपन बहुत जल्दी जोश में आते हैं, बहुत जल्दी होश होते हैं। ये गर्म प्रदेशों की जो पूरी क्लाइमेट है उसकी समस्या है, क्योंकि जैसे ही अपन परेशानी में आते हैं तो ईश्वर पे आश्रित हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग तो बंद और ईश्वर पे आश्रित। छोटा संकट है तो 11-21 के प्रसाद से शुरू कर देते हैं, बड़ा संकट है तो स्वामिनी तक पहुंच जाते हैं। तो सारा अपना उसके अकॉर्डिंग है कि संकट कैसा आया है, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़े। महिलाएं जल्दी डिसीजन लेती हैं, इस संदर्भ में ज़्यादा धार्मिक रहती हैं। तो महिलाओं का प्रसाद 11-21 से तो शुरू ही नहीं होता, 500 के आसपास से पहली स्टार्टिंग इनकी जो अपन फिक्स रेट बोलते हैं, एक मार्केट रेट, वहाँ से शुरू होती है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नहीं आए कोई इश्यू नहीं है, सहजता से मना कर दें। ऐसा नहीं है कि पसर गए उस समय की वजह, सर ये तो आता ही नहीं है, सर बहुत सॉरी सर, मैं तो अभी सुबह ही याद था, भूल ही गई मैं तो यहाँ आते आते आपके पास में, भगवान कसम तुरंत जल्दी याद आ जाएगा। इस तरीके से करना ही नहीं है अपने को, बिल्कुल सहज रहना है। सॉरी सर मुझे अभी ये रिकॉल नहीं है, राइट, कोई दिक्कत नहीं उसमें। एक आते हैं एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन, आ सकते हैं कि जैसे आर्यों को पुरातत्व कालीन भारत जानता नहीं है, केवल साहित्य ही जानता है, तो आप कह दो सॉरी सर ये मुझे पता नहीं। तो जहाँ एनालिसिस बेस्ड चीज़ें हैं वहाँ सॉरी से काम नहीं चलेगा, वहाँ नुकसान हो गया अपने को, क्योंकि वहाँ तो एक्सपेक्टेड है। 50 क्वेश्चनों में से 5-6 क्वेश्चन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये वास्तव में किस प्रकार का है। जैसे एक बार इंटरव्यू बोर्ड के एक मेंबर से मेरा परिचय हुआ, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन शाम को हम मिले, तो उसने कहा कि एक विकलांग व्यक्ति को हमने केवल इस आधार पे नंबर दिए, एक क्वेश्चन के आधार पे उसको 75 नंबर दिए हैं, ओनली सिंगल क्वेश्चन के आधार पे। उससे पूछा गया कि आप हकला के बोलते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, आपको इसके हजारों नुकसान हो सकते हैं, लाखों नुकसान हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी इसका फायदा भी नजर आता है क्या? तो उसने एक ही जवाब दिया कि सर मुझे तो ये तो एनालिसिस नहीं हुआ कि नुकसान तो क्या क्या है, बाकी मुझे ये लगता है कि मैं हकला के बोलता हूँ तो हर आदमी मेरी बात को बहुत धीरजता के साथ सुनता है, धैर्य के साथ सुनता है और मुझे अच्छा रेस्पॉन्स करता है और मुझे संफियतें भी मिलती है, तो मुझे हर जगह इसका फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है और मैं इंटरव्यू बोर्ड तक भी आ गया, इसका ही मुझे फ़ायदा मिला है। तो उन्होंने कहा एक सिंगल क्वेश्चन जज किया उसने, उसके आधार पे हमने उसको नंबर दे दिए सारे के सारे। तो एनालिटिकल जो चीज़ें हैं वो अपने को हमेशा बढ़त देती हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो रिसर्च के संदर्भ में आपका क्या रहेगा, सॉरी सर, तो इसका मतलब आप में है ही नहीं वो चीज़ें। फैक्चुअल चीज़ पे यस नो कर सकते हैं, याद रहे नहीं रहे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनालिटिकल अप्रोच तो होनी चाहिए अपनी। सिंधु सभ्यता आज भी भारतीय परिवेश में देखी जा सकती है, समाज में देखी जा सकती है। पूछ लिया जाए किस प्रकार से वर्तमान को प्रभावित कर रही है, तो साधारण चीज़ें हैं, केवल अपने को देखना है, कला में कैसे है, पूजा पाठ में कैसे है, प्रकृति के मामले में कैसे है, धार्मिक मान्यताओं के मामले में कैसे है, अपनी जो मर्दमान कल्चर है वो वर्तमान में किस रूप में आ गई, अपनी जो जादू टोने हैं उसमें कैसे आ गई, सर्प पूजा में कैसे आ गई। तो ये सारी चीज़ें केवल देखने की चीज़ें हैं, मटेरियल अपने पास है, केवल उस मटेरियल को प्रेजेंट करना अपने को। मटेरियल इतना हो गया कि उसको आसान नहीं है बताना, तो बिल्कुल छोटी चीज़ें विश्वास के साथ टू द पॉइंट बता सकते हैं। क्योंकि सिंधु सभ्यता कहीं ना कहीं देखिए तो भारतीय जो संस्कृति है उसके लिए हमेशा से ही एक गाइडेंस का काम करती रही है और आज भी परिवेश में दिखती है, किसी भी फोरम में देख सकते हो आप। अनाज की दृष्टि से देख सकते हो, जो अनाज मिले आज भी हैं, कपड़ों की दृष्टि से देख सकते हो, धार्मिक विश्वास की दृष्टि से देख सकते हो, तो सारी चीज़ें केवल देखनी है। आपसे पूछ लिया जाए जैसे अशोक का जो धम्म था, क्या वाकई में वो मौर्य काल के विनाश के लिए उत्तरदायी था? तो छोटी छोटी चीज़ें देखो, इतिहासकारों के मतभेद हो सकते हैं, कोई इसको पक्ष में मानता है, कोई विपक्ष में मानता है, लेकिन अशोक अपनी विरासत है, अपने लिए हमेशा से एक संस्कृति का अपन देखें तो अग्रगामी व्यक्तित्व है, प्राचीन भारत में देखते हैं कहीं तो अशोक का व्यक्तित्व अपन आप में एक म्यूजियम है, उसमें अपन भारत का वर्तमान, भूत, अतीत सब देख सकते हैं। तो अशोक का हो सकता है कि एक कारक किसी विनाश को बढ़ावा दे दे, लेकिन अकेला कारक पूरी विनाश नहीं कर सकता। तो धम्म नीति में अपन देखते हैं तो उसके कोई
ऐसा कोई उसके अंदर कोई देवता नहीं था, कोई सेपरेट उसका कोई विधि विधान नहीं था, कोई उपासना पद्धति कोई अलग से नहीं थी, उसका कोई सेपरेट गॉड नहीं था। तो वो अपन देखें तो एक साधारण जो नैतिकता थी सदाचरण के लिए, अनुशासन के लिए, आम नागरिकों के लिए जो चाहिए उस प्रकार की नैतिकता थी। तो अपन देखें तो साधारण नैतिकता थी, और नैतिकता मनुष्य के जो स्वभाव है, वातावरण है, समाजों के बीच सद्भाव है, समन्वय है, उसको बढ़ाती है। तो ऐसी चीज़ तो कभी विनाश के लिए उत्तरदायी हो ही नहीं सकती। तो बल्कि अपने को ये बताना है, इसके माध्यम से तो उनके अंदर एकता हुई, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एकता फैली, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच एकता फैली, एक देश से दूसरे देश तक धम गया, तो अंतर्राष्ट्रीयता का भाव भी पैदा हुआ। बृहत्तर भारत के भी जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अपन देखें तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो धम यात्रा अपन देखते हैं तो कहीं उसके विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है। मौर्य साम्राज्य के विनाश के लिए हमें दूसरे कारकों की तरफ जाना पड़ेगा जो निम्नलिखित हैं। तो अपने को उसका बचाव करवाना है। कई बार पूछा जा सकता है कि इतिहास तो एक डस्टबिन है, फेंक देना चाहिए, भूतकाल की चीज़ें हैं, जो घटित हो गया वो कोई काम का ही नहीं। आज क्या चीज़ है, 2000 साल पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ अपना काम करके ख़त्म हो गया, तो फेंक देना चाहिए इतिहास, तो कूड़ेदान की बात ही हो गया, फेंक देना चाहिए। तो अपने को कहना चाहिए कि इतिहास तो कूड़ेदान नहीं, इतिहास तो म्यूजियम है, सब कुछ देख सकते हैं उसमें, कला, संस्कृति, साहित्य, अपना विरासत, सब कुछ उसमें है। तो इतिहास तो कूड़े में फेंकने की चीज़ नहीं है, बल्कि म्यूजियम में रखने की चीज़ है, जिसके माध्यम से हम हमारी संस्कृति, विकास, विरासत को साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके माध्यम से हमें लाखों वर्षों का जो चीज़ें हैं वो एक जगह अपने को मिल जाती हैं कि संस्कृतियाँ कैसे पनपती हैं, कैसे विनाश होता है, सभ्यताएं कैसे डेवलप होती हैं, कैसे विनाश होता है, साम्राज्य कैसे पैदा होते हैं, कैसे विनाश होता है, कला कैसे उद्भव होती है, कैसे विनाश होता है। तो इन सब चीज़ों का यदि अपन एक जगह अध्ययन करना चाहिए तो इतिहास से बेस्ट चीज़ कुछ नहीं है, जहाँ अपने लिए अभिशाप भी हैं, वरदान भी हैं, अभिप्रेरणाएं हैं, सारी चीज़ें इतिहास के अंदर। और जहाँ लाखों वर्षों का रिसर्च एक साथ अपने पास उपलब्ध है, तो हमारे लिए जितने भी मैटर है भविष्य के लिए, भले ही वो इंटरनेशनल रिलेशन के हों, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच संवाद के माध्यम हो, तो इतिहास हमेशा कहीं ना कहीं आज भी एक उसमें लीड रोल निभाता है। तो इतिहास का तो अपने को हमेशा ही अध्ययन कहीं ना कहीं उपयोगी होता है, लेकिन साथ साथ वो भी देखना है कि इतिहास कहीं ना कहीं गलत दृष्टि भी दे जाता है अपने को। तो साथ साथ ये भी रखना है कि अपने को जो इसके कुछ नेगेटिव पक्ष भी हैं उनको अपने को दूर करना चाहिए। तो आपके इंट्रोडक्शन बेस हो गए, हॉबी बेस हो गए, पर्सनैलिटी बेस हो गए, फैक्चुअल हो गए, एनालिटिकल अप्रोच के हो गए। एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये आपके हर टॉपिक में 2-2, 3-3 क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूरी आपने शुरू कर दी कि भाई अब तो रट के ही मानेंगे अपन सारी की सारी चीज़ें। कुछ भी पूछा जा सकता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी एनालिटिकल तैयार हैं, तो उसके माध्यम से आप सारे इंटरव्यू को उस सब्जेक्ट से जो टॉपिक हैं उनको कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे। सिचुएशन कैसे भी दी जा सकती है, सामान्य सिचुएशन दे दी जाए। कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं, अचानक से दंगे हो गए, आप वहाँ के प्रभारी हैं, किस प्रकार से आप चुनाव को हैंडल करेंगे कि सॉरी सर गलत है वो, कि सर मैं तो बहुत तार्किक हो गया इन दिनों, तो ऐसे प्रश्नों पर विचार करना ही बंद कर दिया। तो इतना तार्किक भी अपने को नहीं होना। इसी प्रकार कुछ चीजें होती हैं हाइपोथेटिकल, कल्पनाक। यदि गांधी नहीं होती तो क्या भारत आजाद नहीं होता, कल्पना वाली चीजें हैं। वैसे इतिहास में कल्पना का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इतिहास पूरा किसके माध्यम से चलता है, साक्ष्य दस्तावेज के माध्यम से चलता है। जिस चीज़ के एविडेंस है अपने पास में, जिस चीज़ का कुछ लिखित प्रमाण है, जिस चीज़ का कोई भी एविडेंस है, उसी के माध्यम से इतिहास की संरचना होती है। तो अपने को ये कहना चाहिए कि सर वैसे इतिहास में कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं होता। इतिहास में जो फैक्ट हैं, दस्तावेज हैं, उनकी तार्किकता के आधार पर इतिहास का निर्माण अपन करते हैं।
चूंकि सर आपने क्वेश्चन पूछा है कि गांधी नहीं होते तो क्या होता, तो क्या होता, मान लो गांधी नहीं होता, जिन देशों में गांधी नहीं था क्या वहाँ आज़ादी नहीं मिली? मिली तो वहाँ पे भी है। तो गांधी नहीं होते तो स्वतंत्रता आंदोलन को दूसरे लीडर लीड कर रहे होते। जैसे उस समय को देखें तो अलग अलग टाइम देखते हैं, 1920 से 1947 तक अपन देखें तो अलग अलग नेताओं ने लीड किया। तो अलग अलग नेता लीड करते तो जो गांधी जी के जो सिद्धांत थे, तो हमें राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में गांधी के जो आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा। उसके माध्यम से अपन ने आज़ादी पाई। हो सकता है दूसरा लीडर लीड करता तो दूसरे सिद्धांतों के आधार पर अपन आगे बढ़ते। अब उसमें चूंकि कल्पना ही है सारी, तो हो सकता था कि स्वतंत्रता अपने जल्दी भी मिल जाती, लेट भी मिल जाती। तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आज़ादी होने की उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की क्या परिस्थितियाँ थी, वो माइंड में होनी चाहिए। तो अपने को वो चीज़ें बतानी चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो परिस्थितियाँ थी, उन्होंने भी आज़ादी में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान निभाया है। तो यदि उस दृष्टि से देखें तो इन चीज़ों ने भी किया है। लेकिन गांधी हमारे लिए विरासत हैं और पूरी विश्व के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने वाले भी हैं। तो हम तो कल्पना ये नहीं करेंगे कि भाई गांधी की जगह और कोई होता। हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य कि गांधी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, बहुत ही आदर्शों के साथ और सिद्धांतों के साथ हमने आज़ादी पाई। उसके बाद भी गांधी की प्रासंगिकता पूरी दुनिया में फैली। तो हमारे लिए तो गांधी रहें, यही सबसे बड़ी चीज़ थी। कल्पना को कोई स्थान नहीं देना। मान लो कि अशोक महान, कोई कहता है सिकंदर महान, कौन महान, तो इतिहास में ऐसा तुलना करने का कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति से एक सॉरी, तो कौन महान है कौन नहीं है, जहाँ तक मुझे ध्यान है इतिहास में महान शब्द को परिभाषित नहीं किया है कि महान किसको माना जाना चाहिए। और इतिहास का एक पैमाना भी है कि किसी आप प्राचीन कालीन राजा को आप आधुनिक किसी राजा के से तुलना करोगे तो इतिहास की बेमानी है, क्योंकि तुलना समकालीन लोगों में ही होनी चाहिए, समकालीन इतिहास के व्यक्तित्व के बीच ही होनी चाहिए। तो महान कौन है, तो फिर महानता के पैरामीटर्स देख सकते हो। तो राजा को महान मानने का मानक राजनीतिक विजय तो नहीं हो सकती। महान वही हो सकता है जिसने सामाजिक क्षेत्र में कुछ अच्छा किया हो, साहित्यिक क्षेत्र में अच्छा किया हो, कलात्मक दृष्टि से अच्छा किया हो, मानवता के लिए कुछ किया हो, जीव जंतुओं के लिए कुछ किया हो। तो आपको फिर उन पॉइंट पे आना पड़ेगा कि वैसे तो सर इतिहास में महानता को परिभाषित नहीं किया गया, महानता के कोई मानक भी नहीं है। एक काल के व्यक्ति को दूसरे काल के व्यक्ति से तुलना करना भी इतिहास के साथ न्याय नहीं है। फिर भी यदि इस बारे में अपन देखते हैं तो इन पक्षों के आधार पर दोनों में तुलना की जा सकती है। कलात्मक दृष्टि से देखें तो इन्होंने ये काम करा है, इस दृष्टि से कहीं ना कहीं ये एडवांस है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं तो इन्होंने ये काम करा है, इन्होंने ये काम करा है, तो इनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं जो काल है वो ज़्यादा प्रभावशाली है। तो अपने को चीज़ें को रिलेट करनी है, यहाँ से वहाँ, उधर से इधर, और किसको आप सुपीरियर देखते हो वो आपका पक्ष है। फिर भी इतिहास लेखन जब से आज़ादी के बाद हुआ तो अपना एक मंतव्य रहा कि अपने लोग सुपीरियर दिखने चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए उसके जो साधु संत हैं, महापुरुष हैं, वही सबसे बड़ी प्रेरणा हो सकते हैं। तो इसलिए ये हुआ कि इतिहास के माध्यम से हमें आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश देना है ताकि वो उनसे प्रेरणा ले सकें, उनके योगदान को नहीं भूल सकें। तो अपनी जो प्राचीन विभूतियाँ रही हैं हमें उन्हीं को बड़ा बताना है। तो इतिहास लेखन में कहीं ना कहीं इस भावना को बल मिला और आजकल के पॉलिटिकल सेगमेंट में इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। तो जो विवाद चल ही रहे हैं उसके अंदर आप चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लो। तो हाइपोथेटिकल चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा, ये तो इतिहास से संबंधित हो गई, कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं। तो आपको उसमें देखना है कि उस परिस्थिति के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ लिखा हुआ है, क्या कोई कानून में तो कुछ लिखा हुआ है क्या। जो भी आप कल्पना कर रहे हो कानून और संविधान के भीतर रख के सोचना चाहिए उस चीज़ को कि क्या ऐसी चीज़ है या नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें केवल एक डर की चीज़ें हैं, अपने अंदर सोच लेते हैं कि डर है। जैसे मैं कुछ जगह एग्जाम्पल देता हूँ गणपत जी, भूत का, सब लोग ये मानते हैं कि भूत है और भूत का निवारण का भी पता है अपने को, या तो दरवाज़ा बंद कर दो या कंबल ओढ़ लो। शुरू से अपने फिक्स है कि भूत आ गया, रजाई ओढ़ लो, भूत दूर हो गया। और वाकई में केवल एक डर के चक्कर में वो अपने पास बचपन से अपने को बता दिया कि भूत आता है, बचपने में ये भी बता दिया निवारण क्या है कि या तो दरवाज़ा बंद कर लो या रजाई ओढ़ लो। और वास्तव में भूत आ जाए तो क्या रजाई नहीं उठा सकता वो?
अपने से आके बात तो कर लेगा कि यार मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ, कंबल नहीं उठा पाऊंगा। लेकिन उस डर ने एक माइंडसेट तय कर दिया कि भूत आता है और निवारण उससे किसका है, कंबल से, रजाई से, दरवाजा बंद कर लो, उससे हो जाता है। आज भी अपन ये टैक्टिक्स अपनाते हैं यदि वास्तव में भूत आ जाए तो। अब धीर जी थोड़े तार्किक हो गए तो सामना भी कर सकते हैं। जब भगवान से डर नहीं लग रहा तो भूत। अब जो इतने दावे के साथ कह सकता है तो उसकी तार्किकता पे तो कोई संदेह ही नहीं है, तो मैं क्यों टक्कर लूंगा। इतिहास में ईश्वर के अस्तित्व को कभी चैलेंज ही नहीं हुआ। हो सकता है कि उसकी उपासना पद्धति को लेकर चैलेंज हो गया हो, कोई बैठ के उसको कोई मूर्ति के समक्ष कोई सगुण भक्ति कोई निर्गुण भक्ति, इसमें तो फिर भी सोच लिया, लेकिन ईश्वर है ही नहीं ये तो बहुत कम लोगों ने माना है। और उसमें धीर जी भी शामिल हो गए, अपन सबके लिए अच्छी बात है। कुछ चीज़ें उस समय के करंट सिनेरियो में भी चल रही होती हैं, तो थोड़ा सा 15 दिन 20 दिन पहले की जो चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी देखते रहो। बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं है कि डेली अखबार लेके 7 घंटे बैठ गए और खबर पढ़ रहे हो कि ब्यावर बर के बीच एक्सीडेंट हुआ, 7 घायल, 3 को रेफर किया, कि भाई कौन कौन घायल हुआ और किस किस को रेफर किया, एम्बुलेंस के नंबर क्या, इस टाइप की चीज़ों में नहीं पढ़ना अपने। तो चीज़ें वही देखनी है जो करंट में अपनी जॉब के अकॉर्डिंग हो और अपने को काम आए। इसी प्रकार कुछ प्रॉब्लम जो अपने इश्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। महिला है तो महिलाओं से संबंधित इश्यूज क्या हैं, बच्चों से संबंधित इश्यूज क्या हैं, एजुकेशन से रिलेटेड अपने इश्यू क्या हैं, हायर एजुकेशन का अपना स्ट्रक्चर कैसा है, हायर एजुकेशन का स्टेट का कैसा है, सेंटर का कैसा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर लास्ट हायर एजुकेशन तक क्या है, रिसर्च को लेकर क्या है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि टू द पॉइंट रटने लग गए और आँख बंद करके सर पहले नंबर पे तो ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे सर माँ कसम चौथा भूल गया, 5वां बोल दो पहले, तो इस तरीके से भी नहीं करना वहाँ पे। तो बिल्कुल अपने को वहाँ थोड़ा प्रैग्मेटिक होना है, व्यवहारिक होना है। तार्किकता से भी बड़ा आदमी व्यवहारिक व्यक्ति होता है। तार्किक तो जिद्दी हो सकता है लेकिन व्यवहारिक आदमी जिद्दी नहीं होता। यदि व्यवहारिक होते तो ये अब तक मान चुके होते, इन्होंने गलत बोला है। तो प्रॉब्लम जो तो कई बार एक शब्द भी आपके पूरे इंटरव्यू पे गलत पड़ सकता है, इसलिए अपने को मेरी क्या मीटिंग रहेगी 1:30 बजे। अभी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं 21 तारीख से 24 तारीख, उसकी एक मीटिंग है 1:30 बजे से 1:15 बजे तक तो मैं हूँ, वरना धीर जी आगे क्लास नहीं लेते। फिर वहाँ मीटिंग में भी मैं भेज देता, पर वहाँ तार्किक नहीं चाहिए, वहाँ प्रैग्मेटिक चाहिए। तो कुछ जो इश्यूज हैं हमेशा अपने परिवेश में है, राजनीतिक इश्यूज हो सकते हैं, जैसे दल बदल से संबंधित चीज़ें हो सकती है, गठबंधन की सरकारें हो सकती है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना, बस पता होना चाहिए गठबंधन की सरकार क्या है, नुकसान क्या है दो, और दो पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, इतना सा पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पूरी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर साहब के पास पहुँच गए, बैठे हो 2-2 3-3 घंटे से कि सर ये तो बता ही दो, यही आएगा उसमें, ऐसा अपने को पढ़ना नहीं है। हायर एजुकेशन स्टेट का और सेंटर का यूजीसी से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसीज़ हैं खासकर एजुकेशन सेक्टर से संबंधित, और जो फ्लैगशिप स्कीम है, हाल ही में फ्लैगशिप स्कीम में बदलाव हुआ है, तो 25 फ्लैगशिप स्कीम हो गई हैं नए वाली, तो वो देख लेना एक बार, क्योंकि इस पर पिछले शासनकाल की तुलना में इस बार जो है तो उनमें से कुछ हटा दिया गया है, तो पॉलिटिकल रूप से भी इसमें थोड़ा सा 2-3 दिन से चल रहा है कि हमारे शासनकाल की चीज़ों को हटा के नई सरकार ने नई चीज़ें कर दी, तो वो भी देख लेना। फ्लैगशिप स्कीम में भी ऐसा नहीं है कि अपने को उसके मंत्री की तरह पूरी चीज़ें याद रखनी है,
कब शुरू हुई है, उससे जो भी लाभार्थी वर्ग कौन सा है, ये सारी चीज़ें अपने को देख लेना है, किससे लाभ हो रहा है। बायोडाटा में आपका जो थोड़ा सा जहाँ से आप आ रहे हो उस एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। इससे अपना विजिलेंस का पता लगता है, सेल्फ अवेयरनेस का पता चलता है। आप कहाँ से आ रहे हैं तो वहाँ से एरिया की ज्योग्राफी आपकी समझ में होनी चाहिए कि ये ज्योग्राफी है, ये वहाँ पे नदियाँ हैं, ये वनस्पतियाँ हैं, ये खनिज संसाधन है वहाँ पे। तो थोड़ी सी एरिया की समझ, तो ये अपने को ये बताती है कि व्यक्ति केवल रट्टूमार नहीं है, लेकिन ये आस पड़ोस की चीज़ों को भी देखता है, आसपास के परिवेश को भी देखता है। तो इतनी समझ उसमें अवश्य है कि चीज़ों को नोटिस करने की उसके अंदर एक कैपेसिटी है। एरिया की कल्चर थोड़ी समझ में आनी चाहिए, आपके त्यौहार कौन से हैं, आपके रीति रिवाज कौन से हैं, आपके वहाँ के मेले कौन से हैं, मेले कब भरते हैं। पूछा जाए कि मेला कब भरता है, यार मैं तो बहुत बचपन में गया था, एक बार दादी के साथ गया था वहाँ पे, तो और कुल्फी भी खा के आए थे, मज़ा आया था। इस टाइप की चीज़ें नहीं बतानी वहाँ पे, तो अपने को थोड़ा व्यवहारिक होकर चलना है। थोड़ा सा अपना क्रॉप पैटर्न है, फसल वगैरह है, उनको देखना। अब तो यही समझने लग गए कि आगे क्या कहूँगा मैं, क्योंकि ये प्रैग्मेटिक है, इतने तार्किक नहीं है, इनको पता है। आपके एरिया से संबंधित दो दो चार चार प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ रही होंगी या रहे हैं वर्तमान में, तो जो अच्छे व्यक्तित्व रहे, राजनीति में हैं, शासन के अंदर हैं, सरकारों में जिस भी पोजीशन में रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं उनकी किताबें ला के कल से पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई ये है रहे अपने। थोड़ी थोड़ी चीज़ें कवर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एरिया से संबंधित जो भी रिसोर्स हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब बात आती है कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन, तो यहाँ मान लो 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया, 150 का हो गया, 200 का हो गया, 500 का हो गया मान लो, इस बात की गारंटी नहीं है कि एक भी पूछा जाए। तो इसलिए आप इनसे ये तो जिद करना मत कि सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा। ये आप 4 बार 5 बार खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तब एक समझ बन जाएगी। सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है, आपके माइंड में क्या है, क्या उसके बारे में आपके विचार बने हैं, वो चीज़ देखना आपको। अकबर आपने पढ़ा है, ठीक है, जन्म, विजय अभियान सब है, लेकिन अकबर का इतिहास में क्या पोजीशन है, आपके माइंडसेट में क्या है, अकबर इतिहास की दृष्टि से क्या है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। अशोक क्या है वो देखना चाहिए आपको, महाराणा प्रताप क्या है, इतिहास में क्यों आज भी उसको याद किया जाता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो फैक्चुअल क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चनों पे बहुत ज़्यादा अपने को बाबा नहीं बनना है कि भाई मुझे तो ये पता ही लग जाएगा सर ये क्वेश्चन का क्या है। सिचुएशनल पे थोड़ा सा अपने को सोच, मान लो आपको लगता है कि पर्याप्त नहीं याद आ रहा है कि सर क्षमा चाहूँगा 5 सेकंड 10 सेकंड का मैं क्षमा चाहता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है 5 सेकंड लेके 50 सेकंड तक ऐसे देख रहे हो और ऐसे कर रहे हो और पूरा याद हो, वो नहीं होना चाहिए। नहीं आए कि सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, सर प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अपने को कई बार क्या करते हैं कि अपनी एक कमी है, अपनी जो डेवलपिंग इमर्जिंग जो कल्चर होती है उसमें एक समस्या है कि अपन अपनी कमजोरी के पक्ष को बहुत जल्दी छुपाना चाहते हैं, बहुत जल्दी ज्ञानी बनने की कोशिश करते हैं अपन। आज इनको बता ही रहा था कि मेरी यहाँ पोस्टिंग रही, तब तक मैंने शायद दुनिया के लगभग देशों के जो लोग आए हैं उनकी प्रोटोकॉल ड्यूटियाँ दी है। बाकी की कंट्रीज़ की कल्चर को देखते हैं तो वो लोग इतने साउंड हो गए, इतने एडवांस हो गए, इतने मैच्योर स्टेटस पे आ गए कि वहाँ के तो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, वो भी अपना थैला वैला खुद उठा के, अपने कपड़े सामान सब उठा के लेके जाते हैं। अपन तो स्कूल में लेक्चर भी हैं तो बच्चों से तो झाड़ू लगवाते हैं, वो लोग तो ऐसे हैं कि वो खुद ही काम कर लेते हैं सारा का सारा। होटल में आदमी उनके लिए लगाए तो वो भेज देते हैं, उनके अरे जाओ जाओ आपका कोई काम नहीं है तो हम कर लेंगे। वो आते हैं सीधे बैठते हैं, अपनी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, कॉफ़ी पिया, अपने वाले जाते ही सबसे पहले तो 5 तो फोटो खींचते हैं बढ़िया, फिर वीडियो कॉल करते हैं, जाके कोई पीछे कोई छोटा मोटा फूलों का पेड़ होता है उसको टक्कर मार के उसको गिरा देते हैं, फिर पूरे दिन भर स्टेटस लगा के फिर उसके अंदर हो गए। अब उस जगह का तो उसने एंजॉय ही नहीं किया, केवल स्टेटस चेक कर रहा है, कमेंट चेक कर रहा है। तो अपनी कल्चर थोड़ी सी उनकी तुलना में पीछे है। तो अपनी ये कमी है कि अपन क्या है, अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं, तो अपन क्या बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। अपनी कल्चर उतनी लॉजिकल मोड पे नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। ये बात जरूर है कि धीरे जी उस लॉजिकल बेस पे पहुंच गए, तो
उतना ज़्यादा लॉजिक भी नहीं बनना है अभी अपने को, अपनी उम्र नहीं है वो 60 साल 65 साल। कई बार क्या होता है कि जिस उम्र में अपन जितने ज्ञानी है ना उतने बनने चाहिए। कहीं अपन इंटरव्यू के टाइम में क्या करेंगे, अपनी मैच्योरिटी तो है 30-32 साल की और अपन मैच्योर होना चाहते हैं 65 साल के बूढ़े की तरह, नहीं हो पाएंगे। तो आप जो हो वो ही बन के रहो, उतने ही मैच्योरिटी दिखानी जितनी आप में है। तो इंटरव्यू में कुछ अपने व्यक्तित्व में लगातार फर्स्ट से लेकर लास्ट तक चीज़ें चलती हैं। फर्स्ट चीज़ है ईमानदारी से पेश आना, सेकंड चीज़ है समझदारी के साथ पेश आना है कि आराम से बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप धारा प्रवाह के अंदर बिल्कुल बोल गए कि अब तो बस माइक पे शुरू हो गया, पॉडकास्ट शुरू हो गया कि अब तो बस नॉन स्टॉप बोलना है। कई होते हैं अपने साथी जिनकी ऑन का ही बटन होता है, ऑफ का होता ही नहीं है, रोकना पड़ता है उनको, रुक जा भाई रुक जा। फिर वो कहते हैं है ही नहीं बटन, ये तो खासकर फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है कि उनमें केवल ऑन का बटन होता है, ऑफ का तो होता ही नहीं है, रोकना पड़ता है उनको। आत्मविश्वास दिखना चाहिए। अब ऐसा भी आत्मविश्वास नहीं कि उनको पिटाई करने के मोड में आप कि ऐसे बॉडी शॉडी करके बैठ जाओ वहाँ पे, हाँ बोलो सर, ऐसा भी नहीं करना। जी सर, ओके सर, इसी टाइप में चलना चाहिए। सहजता के साथ आए, अच्छा श्रोता बने, क्वेश्चन को आराम से सुनना है। अशोक का आर्थिक क्षेत्र में योगदान बताइए, इतना सही आ जाएगा। और आप बताओगे अशोक ने यहाँ से वहाँ लड़ाई की, वहाँ सेना भेजी, वहाँ से वहाँ भेज दी, आपको लगेगा बढ़िया चेप दिया मैंने तो आंसर। जबकि जो पूछा गया वो तो बताया नहीं आपने। चीज़ें आज मान लो यूएसए के राष्ट्रपति आ रहे हैं तो क्वेश्चन ये नहीं है कि कहाँ आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, कौन आ रहा है साथ, कौन जा रहा है। इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चेंजेज आ रहे हैं, ट्रेड में क्या बदलाव आ रहा है, ट्रंप की सरकार आई है उस समय ये यात्रा किस रूप में देखनी चाहिए, सिक्योरिटी के मैटर पे कैसी है, रिसर्च के मामले में कैसा है, ट्रेड वार होगा दुनिया के अंदर, उसमें इंडिया को क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या चैलेंज आ सकते हैं, डाउनफॉल क्या आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं इंडिया के पास में ऐसी परिस्थितियों में। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को देखोगे तो एडिटोरियल बहुत जगह मिल जाती हैं ये चीज़ें, तो अपना ध्यान उनमें होना चाहिए। अपना तो क्या रहेगा कि साथ वो इतने बजे एयरपोर्ट पे उतरे, सीएम साहब ने अगवानी की और वो वहाँ से सीधे वहाँ रामबाग होटल गए, रामबाग से फिर इतने लोग थे और ये आए और ये चले गए। तो अपने को कोई यात्रा वृत्तांत तो बताना नहीं था, अपने को तो वो देखना है कि आया क्यों था वो। फिर उसमें और क्या चीज़ें हो सकता है कि मान लो आज जहाँ पे भी आ रहे हैं वो पैलेस पूरी दुनिया में हाईलाइट होता है, बड़ी पर्सनैलिटी आती है। तो ट्रेड की दृष्टि से, टूरिज्म की दृष्टि से, कल्चर की दृष्टि से भी एरिया को कहीं ना कहीं दुनिया में अलग स्पेस मिलता है। तो कुछ चीज़ें लगता है कि बताई हैं, फ़ायदा कितनी करेंगी नहीं करेंगी ये तो आप कितना लॉजिकल होकर सुना होगा उस पर निर्भर करेंगे। आप लोगों ने लगभग 50 मिनट बहुत सहजता के साथ सुना। लगभग को मैंने देखा है कि लगभग सभी सहजता के साथ सुन रहे हैं। तो कम से कम एक क्यूरियोसिटी तो है कि इंटरव्यू क्या चीज़ है, आराम से बैठ सकते हैं, सुन रहे हैं। जिसमें बैठने सुनने की क्षमता है वो सारी चीज़ें कवर कर लेगा। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सीट तो 100 ही है, हम यहाँ 600 बैठे हैं, तो कितनी मेहनत कर ली, सिलेक्शन तो 100 का ही होना है। बिल्कुल तार्किक बात है, 100 का ही होगा। ऐसा नहीं है कि कल कोई देवता को चढ़ावा करने लगे कि 300 का सिलेक्शन कर लेंगे। इस मामले में धीर जी से मैं सहमत हूँ। लेकिन ये चीज़ें क्यों लानी अपने को, किसका सिलेक्शन होगा, कब होगा, ये तो सारी बात की चीज़ें हैं। जिसका बेहतर रिजल्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। हम भी ऐसे ही सोचते थे पहले, यार ये सेलेक्ट कौन होते हैं, देखा ही नहीं इनमें है कौन। फिर अपने में से किसी की रैंक निकल के आ जाती है। अपना तो काम है कि अपना परफॉर्म करके आना है। वहाँ गए, इंटरव्यू के 1-2 दिन पहले थोड़ा सा लाइट भोजन लेना शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि पहले दिन बाजरे की 4 रोटी पैक करा ली और उसके साथ दही मिर्च, धीर जी हो तो राबड़ी भी लेके चले जाए, गुजर हैं तो राबड़ी भी साथ लेके जा सकते हैं। वहाँ 10 बजे से इंटरव्यू शुरू हो रहा है, 9:30 बजे उठ कर इंटरव्यू शुरू हो गया अपना। तो भगे वहाँ पे कि क्या करेगा देवता, तो अपना मानते ही नहीं आजकल तो उसको। तो कुल मिला के अपने को हाँ ये भी ध्यान रखना है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कोई हंसी की बात आए रहा आप जोर से फूट फूट के टेबल बजाने लगे। मारवाड़ साइड वाले साथ ही टेबल बजाने लगते हैं, अरे सर क्या बात कर दी आपने, ऐसा भी नहीं करना। तो अपने को कुल मिला के सहज रहना है पूरी बात।
धीर जी पे मैंने 20 बार कमेंट किया फिर भी सहज है, तो ये इनके आत्मविश्वास को बताता है। दूसरा होता तो मोबाइल उठा के बातचीत करने का बहाना पीछे चले जाते। ये भी होता है कई बार, प्रेशर मैनेजमेंट, टेंशन मैनेजमेंट में सब तरह की टेक्टिक्स आती हैं। बाकी तो एक ग्रुप बना लो, इसमें जो छोटे मोटे इनके क्वेश्चन आंसर आते रहते हैं डेली डिस्कशन कराओ। मिरर प्रैक्टिस जरूर करो, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात कर लो। दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है खुद से बातचीत करना। वो अरस्तु किसने कहा भी था, खुद को जानो, कौन सा था मैं तो भूल गया 5-7 साल में, कि खुद की आत्मा को जान लिया तो सबको जान लिया। खुद को ही लगने लग जाएगा आप जो बोल रहे हो उसके अंदर आपका फेशियल व्यू क्या जा रहा है, आपकी बॉडी का रेस्पॉन्स क्या जा रहा है। तो वो चीज़ें 10 बार 20 बार आप मिरर के सामने आओगे तो आप में चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। पुणे में तीनों हमारे बड़े भाई साहब तीनों ने मुझे बुलाया। एक दिन सहसा हम मिल गए थे। मैं, धीर सिंह जी तो मान लो सप्ताह में 4 दिन साथ ही रहते हैं हम लोग, तो इसलिए इतना अधिकार तो बनता ही है कमेंट करने का। दूसरे अनजान पे कर दे तो लड़ाई के लिए लोग उतारू हो जाए, इसलिए ये तो पता ही है कि लड़ेंगे नहीं, नाराज होंगे तो चाय पिला देंगे, इससे ज़्यादा बनता नहीं है। हो भी जाते हैं, चाय में राजी हो जाते हैं, या तो राबड़ी ले आते हैं या चाय ले आते हैं, एक चीज़ में राजी जरूर हो जाते हैं। मंदिर ये जाते नहीं क्योंकि शाम को मेरे पास आ जाते हैं, रीज़न ये है। मैं इनको शाम को 10-12 चाय पिला देता हूँ तो मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, एसिडिटी बढ़ जाती है तो अगले दिन तक फिर राबड़ी चाहिए। इनको 2 ही चीज़ें चाहिए, शाम को 10 चाय और सुबह राबड़ी। सस्ते में इलाज है इनका और कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, इसलिए सेविंग हो रही है तो पूरा खर्चा इन्होंने सेविंग पे लगा दिया। चाय का खर्चा कट, अपन तो करते हैं बैलेंस यहाँ से वहाँ पे कटौती प्रस्ताव लेके। तो इनकी राज ये है दाढ़ी रखने के, खर्चा कम हो गया चाय पानी का सुबह का, तो उसकी भरपाई इधर करवाते हैं। 4 दिन 5 दिन में चले जाते हैं। लेकिन कुल मिला के आपके पास तीनों व्यक्ति हैं, इतिहास में हमारे तीनों साथी रहे हैं, तीनों अच्छा काम करते हैं। क्या गाइडेंस लेना है, सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन तीनों के पास बहुत बड़ा विशद अनुभव है। और मुझे तो ये खुशी है कि हमारी सेवाएं चेंज हो गई लेकिन हमारे मनोभाव चेंज नहीं हुए। हम लगातार फिर भी किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, भले वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो चाहे कुछ भी हो। और मैं खुश नसीब हूँ कि ये लोग जब भी मौका आता है तो कहीं ना कहीं बुला लेते हैं, और हम भी कोशिश करते हैं कि ये फ्री हो जाएं, पर एक बार 99 के फेर में लग जाते हैं तो कोचिंग में बच्चे फ्री नहीं छोड़ते, तो ये भी तीनों आसान से टाइम देते नहीं हैं। लेकिन आपके लिए सौभाग्य है कि ये आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और ये इनका कहीं ना कहीं अध्ययन अध्यापन के प्रति एक झुकाव को दर्शाता है। पुनः आप सब लोगों ने मुझे सुना, 50 से 60 मिनट झेला, इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरी तो यही कामना है कि 600 के 600 सेलेक्ट हो जाओ, सारे के सारे अच्छे परिणाम के साथ सिलेक्शन हो जाए। इंटरव्यू कब शुरू होगा, अपना मिलन कब होगा, लेकिन मैं एडवांस में आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अच्छे आत्मविश्वास के साथ, ईमानदारी और सहजता के साथ अपना इंटरव्यू दें। आपके जो सपने हैं जिसको आपने देखा है, किसी ने 10वीं क्लास में, किसी 12वीं क्लास में, तो वो सपना पूरा हो जाए, हकीकत में बदल जाए, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कई बार मेरे माइंड में आ गया, इंटरव्यू बोर्ड पूछता है कि आपको कहीं घबराहट तो नहीं हो रही, तो अपन कहेंगे नहीं नहीं सर बिल्कुल ही नहीं है मेरी तो घबराहट। कहना है कि नहीं सर मेरे हल्की घबराहट है इंटरव्यू को लेकर। इस बात को लेकर घबराहट थी कि इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये नहीं बताना कि इंटरव्यू से डरा हुआ था। हल्का सा मन में इस बात को लेकर असहजता थी कि क्वेश्चन क्या होंगे, अंदर का परिवेश कैसा होगा, आंसर किस प्रकार दिए जाएंगे, इस प्रकार को लेकर मन में असहजता थी। लेकिन सर एक आत्मविश्वास भी था कि जिस मुकाम के लिए मैंने वर्षों से मेहनत की उसको प्रेजेंट करने का आज मौका भी मेरे पास आ गया। सर धीरे धीरे आपने जिस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराया तो मैं असहजता से सहज धीरे धीरे हो रही। कभी नहीं वो नहीं कहना कि मुझे ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जहाँ परफॉर्मेंस प्रेशर हो और डर नहीं हो। अब धीरे हो सकते हैं क्योंकि अब ये चलो आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों भाइयों ने बुलाया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आप लोगों से अनुमति भी चाहूँगा कि मैं अब इस सभागार स्थल से मैं जो मेरा जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें मैं निकलना चाहूँगा। आप सब लोगों से गुजारिश है कि इसको कंटिन्यू करिए
बहुत बहुत आभार बजरंग जी स्वामी ने बड़ी सहजता से और सरलता से अपनी बात को रखा। इतिहास की घटनाएं से हम सीखते हैं कि भविष्य में कैसे निर्णय लेने हैं, और चूंकि आप एसडीएम हैं तो इस तथ्य का बहुत अधिक आप उपयोग करते रहते हैं, और आपने अपने उद्बोधन को